Hello everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and I am going to discuss some important questions for CSIR Net Life Science examination in the topic Animal Physiology and System Physiology of Animals, 7th unit of the syllabus. कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेव्स डिजीज इज एसोसिएट विद। ग्रेव्स डिजीज किसके साथ एसोसिएट है फॉलोइंग ऑप्शंस में से, या आप कह सकते हो कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज होती है, या ग्रेव्स डिजीज में इनमें से क्या होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2011 में। ऑप्शंस आर इनसफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के कम प्रोडक्शन की वजह से, या इस डिजीज़ में थायराइड हार्मोन जो है वो कम उसका प्रोडक्शन जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है। एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, इसके ओवर प्रोडक्शन इसमें हो जाता है। इनसफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसकी वजह से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब जो एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं उनको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दो टाइप के होते हैं, एल्डोस्टेरॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनकी इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन होता है ग्रेव्स डिजीज में। या एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन के साथ ये एसोसिएट है, यानी ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन के साथ ही एसोसिएट है। इनमें से किसके साथ ही एसोसिएट है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रेव्स डिजीज की। ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज और डिसऑर्डर दैट कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म और ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ग्रेव डिजीज क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब जहाँ पे इम्यून सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली तरीके से काम करता है और क्या करता है, अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को, और क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है जिसे कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ग्रेव डिजीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली तरीके से अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को, जबकि इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, उन पे अटैक नहीं करता है। किस पे अटैक करता है, फॉरेन पार्टिकल्स पे। पर यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से अटैक करता है किस पे, थायराइड ग्लैंड पे, और कॉज करता है हाइपर थायरॉयडिज्म यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके साथ एसोसिएट होगा, सेकेंड ऑप्शन, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन। इनसफिशिएंट अमाउंट में नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है मतलब एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा थायराइड हार्मोन का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द रीनल कॉर्पसल्स कैन इन्फ्लुएंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2014 में। इनमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी सेल ऐसी है जिसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन्फ्लुएंस होता है, या जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है नेफ्रॉन में, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से, किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ऑप्शंस हैं मेसेंजियल सेल्स, पोडोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेराइटल सेल्स ऑफ बर्मन्स कैप्सूल। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये हमको टिक करना है। ठीक है, तो पोडोसाइट्स क्या है, बर्मन्स कैप्सूल में मिलने वाले एक सेल्स हैं। एंडोथीलियल सेल्स, जो एंडोथीलियल लेयर होती है कैपिलरीज की, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो एंडोथीलियल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसकी जो सेल्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। या एपिथेलियल सेल्स, बर्मन्स कैप्सूल, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो पहले बात करते हैं मेसेंजियल सेल। मेसेंजियल सेल एक टाइप की क्या सेल है जो कंटेन करती है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ ये आपके स्केलेटल मसल में भी पाई जाती है, मायोफिलामेंट्स इनको कहते हैं। और मायोफिलामेंट्स में एक्टिन एंड मायोसिन होती है, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वैसे ही यहाँ भी ये प्रेजेंट होती है मेसेंजियल सेल्स में और कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स रेगुलेट्स द साइज ऑफ कैपिलरीज ल्यूमन। कैपिलरी ल्यूमन का मतलब क्या है, जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की बात हो रही है, तो ये जो कैपिलरी हैं इनके बीच का जो स्पेस है, आउटर मोस्ट लेयर ये है,
जिसे हम एंडोथीलियल कह रहे हैं, उसके बीच का जो स्पेस बचा जहाँ पे ब्लड होगा उसको कहते हैं ल्यूमन। कैपिलरी ल्यूमन के साइज़ को ये रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेशन का मतलब साइज़ को इंक्रीज़ करना या तो डायलेट करना या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इसको कंस्ट्रिक्ट करना। इस तरीके से रेगुलेट करती है और इसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर ब्लड को क्या करती है, इसकी अमाउंट को भी रेगुलेट करती है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट को भी रेगुलेट करती है। कैसे? अगर ये कंस्ट्रिक्ट होगी यानी कॉन्ट्रैक्ट करके कंस्ट्रिक्ट करेगी तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा, जो भी इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, राइट। और अगर ये डायलेट हो जाएंगी यानी रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में रहेगी, डायलेट होंगी तो कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। और हमने देखा था कि इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, इसमें बताया था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन के लिए। GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो लिक्विड के थ्रू लगता है, किस पे, किसी भी सतह पे जो लिक्विड के थ्रू प्रेशर लगता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। बाकी दो प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कैप्सूल में ब्लड होगा या कैप्सूल में जो फिल्टर आएगा वो जो प्रेशर डालेगा किस पे, अपोजिट डायरेक्शन में, फिल्ट्रेशन को अपोज करने के लिए। उनकी वजह से जो नेट प्रेशर होगा किसकी वजह से आएगा, जो फेवर कर रहा है उसका ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। अगर वो कम प्रेशर होगा GHP तो कम फिल्ट्रेशन हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर मेसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा और फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो पाएगा। तो इसके अब इससे कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं कि जो मेसेंजर सेल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वो डायलेट हो जाएंगी तो प्रेशर जो होगा वो कम लगेगा। इस तरीके से हमको कंक्लूजन मिल गया, आंसर मिल गया। आंसर क्या है, मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन्फ्लुएंस होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। फॉलोइंग में से कौन सा फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू प्ले नहीं किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्लाज्मा प्रोटीन प्ले नहीं करती है फॉलोइंग ऑप्शंस में से। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका दिसंबर 2014 में। ऑप्शंस आर ब्लड क्लॉटिंग, O2 ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा फंक्शन प्ले नहीं करती है प्लाज्मा प्रोटीन। तो पहले जान लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हुई। जो ब्लड है, ब्लड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का और कॉर्पसल सेलुलर पोर्शन। कॉर्पसल्स में RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स आती है और ब्लड लिक्विड वाले पोर्शन में केवल प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा कंटेन करता है 90% वाटर और अदर कंपोजिशंस, और उसमें प्रोटीन्स होती है 3 मेन टाइप की। एक है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन और तीसरी है फाइब्रिनोजन। तो इन प्रोटीन्स का ये काम पूछ रहा है। इनको कहते हैं, और एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन को कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये कौन सा फंक्शन प्ले नहीं करता है ये पूछ रहा है। तो इनके फंक्शंस की बात करते हैं, कौन सा ये प्ले करती है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। फर्स्ट जो फंक्शन है ये है कोआगुलेशन का और ब्लड क्लॉटिंग का, क्योंकि फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिनोजन जो सल्यूबल फॉर्म में होता है उसको इनसल्यूबल फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनता है। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे कैस्केट होता है, बहुत बड़ा फैक्टर्स का, 1 2 3 4 बहुत सारे फैक्टर होते हैं, करीब 12-13 फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग का एक एजेंट है और प्लाज्मा प्रोटीन भी है। तो ये क्या फंक्शन प्ले करेगा, कोआगुलेशन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है प्लाज्मा प्रोटीन। मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी जिसे कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करने का काम करती है। साथ ही साथ ये मेंटेन करती है ब्लड पीएच को। ब्लड पीएच को मेंटेन करना यानी बफर सोल्यूशन बनाना। ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशन जिनमें अगर एसिडिक और बेसिक चेंजेस हम करें तो भी उनका पीएच जो होता है वो मेंटेन रहता है। मतलब एसिडिक चेंजेस करने पर भी एसिडिक नहीं होता है पीएच, और बेसिक चेंजेस करने पर भी बेसिक नहीं होता है। तो उनमें कुछ बफर सिस्टम्स रहते हैं ऐसे सोल्यूशन में जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लड में भी काफ़ी बफर सोल्यूशंस हैं। आप बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात कर सकते हो, फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, हीमोग्लोबिन भी यहाँ पे बफर सिस्टम को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है।
तो प्रोटीन क्या है, बफर सिस्टम, बफर कैपेसिटी को भी, ब्लड की बफर कैपेसिटी को भी बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है। तो ये वाला काम भी ये कर रही हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट स्टीरॉइड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड सम हार्मोन्स। और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। हार्मोन्स मेनली ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। और बाइंडिंग इसकी कहाँ होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अदर सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होती है। हार्मोन किसके साथ बाइंड करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। और ट्रांसपोर्ट भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू ही होते हैं। तो ये वाला काम भी ये कर रही है, हार्मोन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट का। एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन भी इसमें मिलती है। इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में भी प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन ही इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में होती है और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो कौन सा काम ये नहीं कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग का कर रहा है ये, और प्लाज्मा प्रोटीन, हार्मोन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड बफर कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये वाला काम भी हो रहा है। बाकी बचा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये मेनली होता है आरबीसीज के थ्रू। आरबीसीज में एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये आरबीसी की प्रोटीन है। जो ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है अप्रॉक्स 98%। बाकी जो 2% बचा वो प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म में होता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो कौन सा काम नहीं करेगा, सीधा सीधा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ये वाला भी पता चल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन और ACTH अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस डिजीज़ में, क्योंकि यहाँ पे सारे डिजीज़ या सिंड्रोम्स हैं, तो इनमें से किस में ऐसा होता है कि जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, या जिसे ACTH भी कहते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है और उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है, उसको चूज़ करना है। ऑप्शंस हैं ग्रेव्स डिजीज़, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रेग्स डिजीज़ और ग्रेग सिंड्रोम, एल्पर्ट सिंड्रोम। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेव्स डिजीज़ की हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ पे अटैक होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है एक्सेसिव अमाउंट में। और यहाँ पे हमको कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की बात करें, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या है, इसके हम ACTH कह रहे हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि जो एडिनल ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होने वाले हार्मोन नहीं, उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से। और इसका मेन काम होता है कि ये जो एडिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको स्टिमुलेट करे, और वहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होने वाले, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, 2 टाइप के हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनका सिक्रीशन ये इन्फ्लुएंस करे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़्यादा अगर बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया तो इससे क्या हो जाती है, ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। और हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन क्या होती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो वाली कंडीशन किसकी वजह से होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन की वजह से। और ये किसकी कारण होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से ये स्टिमुलेट करेगा, और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी और एल्डोस्टेरॉन का भी। ये एक कुशिंग सिंड्रोम है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इन चारों में से। बाकी ये वाली डिजीज़ तो थायराइड के एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन होने की वजह से होती है। ग्रेग डिजीज़ में लिम्ब डेवलपमेंट ये रुक जाता है, और ये एक जेनेटिक सिंड्रोम, ये जो एल्पर्ट सिंड्रोम है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेनली किडनी में इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बचा हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है किसका, ACTH, जिसे हमने कहा एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, बाई एडिनल कॉर्टेक्स। और इससे क्या होता है, जो एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, जैसा मैंने कहा। उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन होने की वजह से ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ये वाली कंडीशन। तो किसकी वजह से, कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम में ही कॉर्टिकोट्रोपिक या ACTH हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जो अदर हार्मोन है वो भी स्टिमुलेट होकर ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, कुशिंग सिंड्रोम, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल मसल
ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल फाइबर इन अ मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट में इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस स्केलेटल मसल में सबसे ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मसल ऑफ हैंड, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, मसल ऑफ लेग, मसल ऑफ फेस, इनमें से किस मसल में या किस स्केलेटल मसल में एक मोटर यूनिट में सबसे ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं। तो इनमें इसको जानने के लिए हमको कुछ टर्म्स जो हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। मसल फाइबर्स क्या हुआ, मोटर यूनिट क्या हुआ, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका जून 2015 में। तो पहले स्केलेटल मसल में जो मसल फाइबर है उनके बारे में जान लेते हैं। ये एक स्केलेटल मसल है। यहाँ पे जो एक डायग्राम है, यहाँ पे स्केलेटल मसल को अगर हम देखें तो अगर उसका एक अल्ट्रा जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो उसमें क्या होता है, अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपीमाइसियम, और अंदर साइड को आपको काफ़ी बंडल सारे दिखेंगे, ये वाले बंडल्स। इन बंडल्स को कहते हैं मसल फेसिकल्स, और आप फेसिकल्स भी कह सकते हो। ठीक है, फेसिकल्स। अगर हम इन फेसिकल्स को निकाल के देखें तो इनमें भी बहुत सारे बंडल्स आपको दिखेंगे इस टाइप के, तो इनको कहते हैं मसल फाइबर्स। फेसिकल जो बंडल कंटेन करती है उनको कहते हैं मसल फाइबर्स, ये सारे बंडल्स। और अगर हम एक मसल फाइबर को भी निकाल के देखें, मसल फाइबर कंटेन करता है मायोफिलामेंट्स को। ये कुछ इस तरीके के फिलामेंट जो कंटेन करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जिनकी पहले भी बात कर चुकी हूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मायोफाइब्रिल्स क्या कौन कंटेन करता है, मसल फाइबर्स कंटेन करते हैं मायोफिलामेंट्स और मसल फाइबर्स। यहाँ पे मसल फाइबर की बात हो रही है। अब दूसरी चीज़ है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या हुआ, तो मोटर यूनिट एक यूनिट टाइप क्या समझ सकते हो, मोटर न्यूरॉन से बनता है और मसल फाइबर से बनता है। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या हुआ, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, जैसे जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगी उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। जो भी हम सेंस करेंगे स्टिमुलस को, सेंसरी न्यूरॉन उनको एक्सेप्ट करेगी और ब्रेन तक उस मैसेज को पहुँचाएगी। ब्रेन के थ्रू जो भी मैसेज जो भी मैसेज आना है स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमने जो काम करना है, वो मैसेज किसके थ्रू कैरी होगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन के मैसेज को कैरी करके वापस से जो हमारे स्केलेटल मसल है, जो हमने काम करना है, जो जैसा मैसेज वहाँ से दिया गया है उस तरीके से हमने काम करना है। तो ये काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन इसको एक्सेप्ट करके जो भी मैसेज आया है उसको एक्सेप्ट करती है और स्केलेटल मसल पे इस पे जो भी इसका मैसेज है उसको किसके थ्रू, स्केलेटल मसल पे पहुंचाती है और स्केलेटल मसल उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो मोटर न्यूरॉन है वो कंटेन करेगा क्या, मसल फाइबर्स को। अ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स अभी कितना भी कंटेन कर सकता है। हर स्केलेटल मसल में अलग अलग टाइप के मोटर यूनिट्स होती हैं। जैसे एक मोटर यूनिट क्या हुई, एक मोटर न्यूरॉन और जितना जितना उसका कंट्रोल में है मसल फाइबर्स, उसको क्या कहते हैं, एक मोटर यूनिट्स कहते हैं। इस तरीके से जैसे ये मोटर न्यूरॉन है और यहाँ पे इसकी ब्रांचेस हैं, जो इसके एक्सॉन टर्मिनल है जहाँ पे उस मैसेज कैरी करके पहुँचाना है, यहाँ से मैसेज इस मसल फाइबर तक पहुँचाना है। तो इसके अंडर में जितने भी मसल फाइबर्स होंगे उनको क्या करेगी, ये मैसेज पहुँचाएगी। ऐसे बहुत सारी मोटर यूनिट्स होंगी। एक जो न्यूरॉन है वो काफ़ी सारे मसल फाइबर्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है और इनमें इनरवेट होती है। अ मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मोटर न्यूरॉन विच इनरवेट्स अ ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स और मसल फाइबर्स, मेनली मसल फाइबर। ये कहाँ इनरवेट होती है, इनके एक्सॉन टर्मिनल कहाँ पे मिलते हैं, मसल फाइबर्स में। और ये जो भी मैसेज कैरी करती है ब्रेन के थ्रू, ये इनको देती है मसल फाइबर्स को, और उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं जैसा हमको ब्रेन ने मैसेज दिया है। ठीक है, इन मसल ऑफ हैंड, अब मैंने कहा कि सारी मसल जो भी स्केलेटल मसल है उनमें अलग अलग टाइप की मोटर यूनिट में पाए जाने वाले मसल फाइबर्स होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की नंबर होते हैं। अगर हम हैंड के मसल की बात करें तो लेस देन 100 मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन अ मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट में 100 से भी कम मसल फाइबर्स यहाँ पे मिलते हैं। लेग की मसल की बात करें तो अप टू 1000 मसल फाइबर्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हैंड की मसल से बहुत ज़्यादा।
और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में अप्रॉक्स 10 मसल फाइबर्स मिलते हैं। मतलब एक मोटर यूनिट केवल 10 मसल फाइबर्स को ही कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे 1000 अप टू 1000 मसल फाइबर्स को ये कंटेन कर रही है, इनको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे एक मोटर यूनिट 100 मसल फाइबर अप टू 100 मसल फाइबर को क्या कर रही है, उनको कंट्रोल कर रही है, उनको मैसेज पहुँचा रही है। तो इस तरीके का हमको यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है। फेस की जो मसल है वो भी, उनमें भी मोटर यूनिट में कमी अमाउंट में मसल फाइबर्स होते हैं। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा किस में है, लेग की मसल में। लेग में सबसे ज़्यादा जो मोटर यूनिट है, सॉरी, एक मोटर यूनिट में जो मोटर न्यूरॉन है वो सबसे ज़्यादा मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल मसल इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल फाइबर इन अ मोटर यूनिट। एक मोटर यूनिट में यानी कि एक मोटर न्यूरॉन कितने मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर रही है। तो सबसे ज़्यादा किस में देखा हमने, मसल ऑफ लेग में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन, मसल ऑफ लेग। तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।